Hi guys, welcome to Knowledge Lab. Myself पूजा। तो हमने जो हेडिंग स्टार्ट करी थी वो थी मॉडर्न बायोलॉजी की। तो मॉडर्न बायोलॉजी में हमने 8 कॉन्सेप्ट जो है कि 8 कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। अब हम 9 कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो 9 कॉन्सेप्ट था वो था जीव, इसका वातावरण एवं समस्थापन या समस्तिकता। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म, इट्स इन्वायरमेंट एंड होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस का जो मीन्स होता है वो होता है कोई भी जीव, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल है या फिर ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई प्लांट, एनी लिविंग बीइंग। आप ध्यान देंगे, एनी लिविंग बीइंग। तो उसकी जो बॉडी होती है और उसकी बॉडी जो होती है उसका इन्वायरमेंट, उसके इंटरनल इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे, और उसके जो बाहर का इन्वायरमेंट होगा यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, उन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस का जो मतलब होता है वो होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के बाहरी वातावरण और उसके बॉडी के अंदर के वातावरण में कैसे हम बैलेंस बना के, कैसे हम अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल सकते हैं, और कैसे हम अपनी बॉडी को बैलेंस बनाकर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, बरसात होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्प्रिंग सीज़न होता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है या कभी थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी हमको उस वातावरण के प्रति अनुकूलित करता है। हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, हमारे बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, वो नेचर ने हमको इस तरीके से बनाया है, या फिर हमारे जो बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो इस तरह से होती है कि हम अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी को उसके अनुरूप जो है कि अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं होम्योस्टैटिस यानी कि समस्तिकता। तो जब हम समस्तिकता की बात करते हैं तो जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर की जो कार्यकी होती है, जो फंक्शनिंग होती है, वो डिपेंड करती है कि हम किस वातावरण में हैं। हमारे जो बॉडी के अंदर का अंतः वातावरण की अखंडता को बनाए रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। तो हमें पहले से इन सब, हमारी बॉडी जो है कि जब से मानव जाति या फिर कोई भी लिविंग बीइंग बना होगा तब से उसकी बॉडी में ऐसा कुछ होता रहा है। लेकिन हमको रियलाइज़ कब हुआ, हमने इस चीज़ को समझा किसके द्वारा? तो जो क्लाडी बर्नार्ड एक साइंटिस्ट हैं, जो इन्होंने 1865 में हमें ये बताया कि हमारी बॉडी के अंदर ये एक कैपेसिटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी या फिर जो लिविंग बीइंग की बॉडी होती है उसके अंदर की अपनी एक क्वालिटी होती है कि जो वो अपने बाह्य वातावरण के अकॉर्डिंग अपने अंदर के वातावरण को बना लेता है उसके अकॉर्डिंग, और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीता है। तो अंतः वातावरण की अखंडता को बनाए रखने की क्षमता को वॉल्टर बी कैनन इन 1932 इन्होंने ही ये टर्म दिया। हमको बताया किसने था? बताया हमको था क्लाडी बर्नार्ड ने। लेकिन इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया था, इन्होंने हमको ये बता दिया था, इस कॉन्सेप्ट को हमें ये बता दिया, इन्होंने बता दिया था। किसने बता दिया था? क्लाडी बर्नार्ड ने 1865 में। इस साइंटिस्ट का नाम आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है इन दोनों ही साइंटिस्ट का नेम। एक ने हमें इस चीज़ के बारे में बताया था, इस टर्म के बारे में बताया था। किस टर्म के बारे में बताया था? समस्तिकता यानी कि समस्थापन के बारे में बताया था कि ऐसा कुछ होता है। बट इस टर्म को किसने दिया? ये इन्होंने दिया था, वॉल्टर बी कैनन ने। समस्थापन इन 1932 ने समस्थापन, समस्तिकता अर्थात होम्योस्टैसिस का नाम दिया। यानी कि होम्योस्टैटिस को परिभाषित किया, डिफाइन किया क्लाडी बर्नार्ड ने। बट ये जो टर्म है होम्योस्टैटिस, ये किसने दिया? वॉल्टर बी कैनन ने। और हमने क्या था, हमने समझ पहले ही लिया था कि ये ऐसा कुछ होता है,
कि हमारी जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है और हमारी बॉडी का जो बाहर का इन्वायरमेंट है, हम उसके प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, तभी हम किसी भी मौसम में, किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को हम पहले ही समझ गए थे इन 1865 में, बट ये टर्म, उसको एक नाम दिया था, इस टर्म को किसी ने नाम दिया, तो वो कौन था? वॉल्टर बी कैनन ने। इन्होंने 1932 में आके हमको ये बताया कि क्लाडी बर्नार्ड ने जिस चीज़ को डिफ़ाइन किया था, हम उसको ये कहते हैं समस्थापन, यानी कि समस्तिकता। तो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा जंतु बनाम पादप, एनिमल वेज प्लांट्स। तो हम जो है कि अब इसमें समझेंगे, हम पहले किसकी बात कर रहे थे? हम पहले बात कर रहे थे एनिमल्स की, सॉरी, हम पहले बात कर रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग की, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में, या फिर हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पे दो तरीके की चीज़ें पाई जाती थी, जो कि थी, फर्स्ट थी नॉन लिविंग बीइंग और सेकंड थी लिविंग बीइंग। तो हमने अभी तक इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्या समानता होती है, किसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी तक हमने ये जाना कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग क्या होता है और लिविंग बीइंग क्या होता है। अब हम आगे ये जानेंगे कि जो लिविंग बीइंग होता है वो दो प्रकार का होता है। हम ये भी जान चुके थे, जो एनिमल होते हैं और वो प्लांट होते हैं, ये दो लिविंग बीइंग होते हैं। लेकिन अब हम आगे ये जानेंगे कि एनिमल और प्लांट्स दोनों लिविंग बीइंग तो हैं, बट दोनों में भी तो कुछ डिफरेंस पाया जाता होगा, दोनों में भी कुछ समानताएं पाई जाती होंगी, जिसके बेसिस पे हम कहते होंगे कि ये लिविंग बीइंग्स हैं, और कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते होंगे जिसके बेसिस पे हम ये कहते होंगे कि दैट इज़ एनिमल एंड दैट इज़ प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि एनिमल और प्लांट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो जीवों की दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, जंतु और पादप। तो अभी यही बताया गया कि अभी ऊपर हमने लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बारे में जाना था। उसके बाद अब हम ये जानेंगे कि जंतु और पादपों के लक्षणों में काफ़ी अंतर होता है, जो कि नीचे आपको डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कोशिकाओं की संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। यानी कि जो एक एनिमल होता है और एक प्लांट होता है, या फिर हम सब कह सकते हैं कि सभी एनिमल्स और सभी प्लांट्स की जो बॉडी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका की बनी होती है। तो सबसे पहले हम उसी पे डिफरेंट देखेंगे कि कैसे जो दोनों के सेल होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कोशिकाओं की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो जंतुओं और पादपों की कोशिकाओं की संरचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है, जो कि इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है। तो ये एक तरफ आपको बताया गया है एनिमल सेल के बारे में और दूसरी तरफ बताया गया है प्लांट सेल के बारे में। तो जो कोशिका की संरचना होती है उसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो है प्रत्येक कोशिका केवल एक महीन, लचीली एवं सजीव कोशिका कला से घिरी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट में पाया जाता है वो कैसा होता है? तो वो होता है एक महीन, लचीली एवं सजीव कोशिका कला। तो थिन होती है, जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ जो एक लेयर पाई जा रही है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सजीव कोशिका कला। और ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है। ठीक है, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ये क्या होता है? ये परिवर्तनशील होता है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति, यानी कि उसका जो शेप है वो लगातार बदलता रहता है। बट जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, यानी कि जो मटेरियल होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और
इसके सेलुलोज के अलावा भी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो जो हमारी जंतु कोशिका है उसमें जो है कि जो सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है वो सजीव कोशिका कला है, और जो प्लांट सेल है उसमें भी सजीव कोशिका कला ही पाई जा रही है, बट उसके ऊपर की जो लेयर है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल वो जो है कि नॉन लिविंग है यानी कि निर्जीव है। इसी के कारण जो पादप कोशिका होता है वो उसकी सबसे ऊपरी जो लेयर होती है कोशिका भित्ति वो जो है कि कठोर होती है, और ये जो है कि फ्लेक्सिबल नहीं होती है। दैट मीन्स एक बार जब कोई प्लांट सेल कोई भी रूप या कोई आकार धारण कर लेता है तो वो ऐसे ही रहता है, वो अपनी आकृति को या फिर अपने शेप को बदल नहीं सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था सजीव कोशिका कला, दोनों में ही पाए जा रहे हैं, यानी कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में ही सजीव कोशिका कलाई पाई जा रही है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो है कि जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाई जा रही है। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है सेल सैप। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं, यानी कि वैक्यूल नहीं होता है, हम कह सकते हैं सेल सैप या फिर वैक्यूल। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें रिक्तिकाएँ पाई तो जाती हैं बट वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, और वो जल तथा अन्य पदार्थों से भरी होती हैं। और सेल सैप जो है कि प्लांट में भी पाया जा रहा है, लेकिन उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होने के नाते ये सेंटर में पाया जाता है सेल के, और इसी की वजह से हम इसको कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि जो सेल सैप पाया जा रहा है वो काफ़ी आकार में बड़ा होता है और जो कि सेंटर में होता है। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट था वो सेल सैप पे था। अब हमारा थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियस। तो कोई भी सेल होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों ही सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के जब हम अब बात करेंगे हम दोनों के बीच में डिफरेंस की, तो जो एनिमल सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है उसमें विभाजन केंद्र यानी कि डिवीजन सेंटर नामक कोशिकांग होता है। तो जहाँ भी हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस की बात करेंगे वहाँ हम हमेशा ये भी ध्यान में रखेंगे कि डिवीजन सेंटर भी होता है न्यूक्लियस के निकट में, यानी कि उसके आसपास कहीं पे नियर अबाउट में होगा। बट जब हम बात करेंगे विभाजन केंद्र की प्लांट के सेल में, तो वहाँ पे विभाजन केंद्र यानी कि डिवीजन सेंटर नहीं पाया जाता है। और ये डिवीजन सेंटर करता क्या है? ये मतलब कंट्रोल करता है, कोई कोशिका है एनिमल की वो कैसे विभाजित हो रही है उसको प्रेरित करता है और उसको कंट्रोल करता है। तो डिवीज़न सेंटर का काम होता है किसी भी कोशिका को विभाजित या विभाजन होने के लिए उसको प्रेरित करना और उसको नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना। बट जो प्लांट सेल है उसमें डिवीज़न सेंटर नहीं पाया जा रहा है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जब हम बात करेंगे दैट मीन्स कि इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, लवक कहते हैं या फिर प्लास्टिड। तो ये जो कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल होता है वो केवल पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जा रहा है। यही कारण है कि जो एनिमल सेल होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, और जो पादप कोशिकाएं होती हैं यानी कि प्लांट सेल होता है उनमें पर्णहरिम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये एक विशेष ही प्रकार का जो है कि सेल ऑर्गेनेल होता है जिन्हें हम प्लास्टिड या लवक भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लांट और एनिमल के बीच। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो प्लांट सेल क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। बट जो एनिमल सेल होता है वो अपना भोजन नहीं बनाता है, इसी वजह से हम इन्हें हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। तो जो अपना भोजन खुद बना लेता है उसको ऑटोट्रॉफ, और जो नहीं बना पाता है उसको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो अपने लिए भी भोजन बनाती हैं और दूसरों के लिए भी, यानी कि एनिमल के लिए। दूसरा यहाँ कौन होगा? एनिमल होगा। तो और ये मतलब पर्णहरिम का प्रयोग ये भोजन बनाने में कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी टेक पार्ट करती हैं। उसकी बात हम आगे करेंगे जब हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पे पहुँचेंगे।
तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के जब हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देयर आर 4 पॉइंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट आपका है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड सेल सैक, थर्ड न्यूक्लियस एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल। तो ये हो गई सेल स्ट्रक्चर की बात। अब हम आगे बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पे। तो ये है वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। अब जो एनिमल सेल होता है और जो प्लांट सेल होता है उसमें ग्रोथ कैसे होता है और ये कब तक होता है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें भी ग्रोथ होता है और जो प्लांट सेल होता है उसमें भी ग्रोथ होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो एनिमल सेल होता है वो लाइफ के एक स्टेज तक उसमें ग्रोथ होती है, बट जो प्लांट सेल होता है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा अंग पाया जा रहा है या फिर उस अंग में ऐसी क्वालिटी होती है कि लगातार उसमें वृद्धि होती रहती है। जो प्लांट की जो शाखाएं होती हैं वो टूट जाती हैं, फिर वहाँ पे नई शाखाएं निकलती हैं। बट क्या एनिमल सेल के साथ ऐसा होता है? नहीं। एक बार हाथ टूट गया तो टूट गया, वो आगे फिर नहीं निकलता है। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसकी टहनियाँ जहाँ से वो टूटी है वहाँ फिर से नई टहनी निकल आती है। लेकिन एनिमल सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अब इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है जब हमारी बॉडी का निर्माण होने लगता है, यानी कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तभी ये डिसाइडेड हो जाता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ये प्लांट जो है उसके सेल में जो है लगातार वृद्धि होती रहती है लाइफ लॉन्ग। बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में लाइफ के एक स्टेज के बाद वृद्धि नहीं होती है। लाइफ साइकिल दोनों की चलती है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें लगातार वृद्धि नहीं होती है। एनिमल सेल जो होता है उसमें लगातार वृद्धि नहीं होती है, प्लांट सेल में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसीलिए जंतुओं में शरीर की प्रायः एक निश्चित आकृति और सकल संरचना होती है और अंग प्रत्यंगों की मरम्मत एवं पुनर्वृद्धि की क्षमताएं भी पादपों की तुलना में बहुत कम होती है। तो इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यही है क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि वो पाया जा रहा है और एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसमें मरम्मत की क्वालिटी एनिमल सेल में बहुत कम होती है प्लांट के कंपैरिजन में। जब हम दोनों की कंपैरिजन करने लगेंगे, दोनों की तुलना करने लगेंगे, तो दोनों में ही अलग अलग चीज़ें या फिर अलग अलग प्रोसेस होता रहता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जनरली हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों को एक ही समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ही अलग अलग टर्म हैं। नॉर्मल बोलचाल के ऐसे में हमें लगता है कि ये लोकोमोशन और मूवमेंट एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। लोकोमोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग बीइंग होता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, मतलब जाता है, एक जगह से दूसरे जगह वो चल के जाता है। बट जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, बॉडी में जहाँ पे वो प्लेस है, जहाँ पे वो इस्टेब्लिश है या फिर जहाँ पे वो सिचुएटेड है, उसी जगह वो मूवमेंट करेगा। उसमें जैसे हम कह सकते हैं स्प्रिंग को हमने एक हाथ में पकड़ लिया, फिर दूसरे हाथ से हमने उसको खींचा और छोड़ दिया, उसमें मूवमेंट हो रहा है। लेकिन क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं। वो हमने हाथ में उसको पकड़ा है, वो उसी में उसमें कंपन होता रहता है, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं होता है, वो मूवमेंट होता है केवल। तो जो जंतुओं का शरीर होता है वो सक्रिय रूप से यानी एक्टिवली, और उसके जो अंग होते हैं और उसके जो बॉडी ऑर्गन होते हैं या उसकी बॉडी पार्ट होता है उसमें लोकोमोशन हो जाता है। बट जो पादप होते हैं उसमें लोकोमोशन होता भी है तो बहुत ही माइन्यूट, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में ये जो कि लोकोमोशन उसमें पाया जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही केवल पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें अगर शैवाल, दैट मीन्स एल्गी, तो क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो मतलब जड़ें ऐसे होती नहीं हैं, वो सबस्ट्रेटम से बस चिपका हुआ होता है। जैसे हम वाटर में अगर देखेंगे
जो कुछ शैवाल होते हैं, तो वो वाटर में मूव तो कर जाते हैं, लोकोमोट तो कर जाते हैं, लेकिन वो केवल शैवाल में ही पाया जाता है और कुछ शैवालों में पाया जाता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो ज़मीन में बिल्कुल गड़े हुए होते हैं, अपने सबस्ट्रेटम से बिल्कुल, यानी अपने आधार से बिल्कुल चिपके रहते हैं, तो उनमें गमन नहीं होता है। तो कुछ अंगों की मामूली सी गति होती है,